गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अचीवर्स एकेडमी में। कुछ दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, रीट लेवल 2 लैंग्वेज सेकंड हिंदी के अंदर पहला टॉपिक है वर्ण विचार का, ठीक है। जिसमें से कम 2 नंबर का एक सवाल बनता है, आपके सेकंड ग्रेड में भी बनता है, आपके फर्स्ट ग्रेड में भी बनता है। तो चूंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन लोग सीधा क्लास पे आ जाते हैं और देखते हैं वर्ण विचार, ठीक है। तो बात कर ले अपन लोग हिंदी की। तो हिंदी में मूलतः 44 वर्ण माने गए हैं। कितने वर्ण माने गए हैं? 44 वर्ण, ठीक है। 44 वर्ण के अंदर 33 तो व्यंजन माने गए हैं और 11 स्वर माने गए हैं। थोड़ा सा हम व्यंजन और स्वर के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको उच्चारण स्थल के बारे में, क्योंकि आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा उच्चारण स्थल के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए 25 तो वर्गीय व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 25। कौन से? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय मतलब हमने यहाँ 5 वर्ग बना रखे हैं। कौन कौन से वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अच्छा, वर्ग होता क्या है? एक वर्ग से मतलब है कि आप जो कक्का पढ़े हुए हो पहले, उसके अंदर क वाली लाइन, क, ख, ग, घ और य, ठीक है। इसी तरह च की लाइन हो जाएगी, इसी तरह ट की लाइन हो जाएगी और त की हो जाएगी और प की हो जाएगी। तो ये तो हो गए अपने 25 वर्गीय व्यंजन, ठीक है। इसके बाद में 4 अपने अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। कौन से व्यंजन माने जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उन्हें कहा जाता है य, र, ल और व। और 4 ही अपने ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। कौन से व्यंजन माने जाते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? देखिए इधर श, श, फिर से श और है। तो इस प्रकार से 33 तो व्यंजन माने गए हैं और 11 स्वर माने गए हैं। 11 स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई, री, उ, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। ये अपने माने गए हैं स्वर, ठीक है। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी हमारी 44 वर्णों के बारे में। अब हम जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है। एक तो प्रयत्न के आधार पर। कौन से आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। और एक माना गया है उच्चारण स्थल के आधार पर। कौन सा? उच्चारण स्थल के आधार पर। तो आज अपना जो टॉपिक है वो उच्चारण स्थल के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण से है, ठीक है। तो हम उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए उच्चारण स्थान की बात जब हम कर लें तो उच्चारण स्थान अपने मूलतः 5 माने गए हैं, जो कि जहां से हम उच्चारित करते हैं। किसको? ध्वनि को, ठीक है। पहला हम जो मानते हैं वो मानते हैं कंठ को। किसको? कंठ को। तो पहला जो हमारा स्थान है वो है कंठ, ठीक है। उसके बाद में आता है तालु। क्या आता है? आपने देखा होगा मुंह के अंदर तालु होता है, तो दूसरा स्थान माना हमने तालु। तीसरा फिर बनता है अपना मूर्धा, जिसे हम बोलते हैं मूर्धन्य, तो मूर्धा बन जाएगा। फिर हमारे आते हैं दांत, टीथ जिसे बोलते हैं अपन लोग, तो दंत है। और इसके बाद में 5वां जो बनता है अपना ओष्ठ, ठीक है। तो 5 मूलतः उच्चारण स्थल माने गए हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये अपन पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थल के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। आपने बिल्कुल भी नहीं रटना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि कहाँ से किस चीज को उठाना है और हमें सवाल सही कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने 5 उच्चारण स्थल बना दिए हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। इसी के हिसाब से हम लोग अपना वर्ण समझेंगे, ठीक है। दिख रहा है आप सब लोगों को? तो देखिए सबसे पहले कंठ,
हमने जो वर्ग बनाए थे 5 वर्ग बनाए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो आप उसी हिसाब से यहाँ सेट कर दीजिए उन्हें। क वर्ग कैसे कंठ बन रहा है और पहला वर्ग कंठे के अंदर आ जाएगा क वर्ग। ठीक है, दूसरा वर्ग था अपना च वर्ग, तो च वर्ग अपना तालु में आ जाएगा। तीसरा वर्ग था अपना था ट वर्ग, तो ट वर्ग अपना मूर्धा यानी मूर्धन्य हो जाएगा। और इसके बाद में था त तलवार वाला त वर्ग, तो ये दंत्य हो जाएगा। और फिर इसके बाद में प वर्ग था, तो प वर्ग अपना क्या हो जाएगा ओष्ठ है। तो 25 वर्गीय व्यंजन तो यहाँ हमने इस तरह सेट कर लेने हैं, क च ट त प, अर्थात क वाली लाइन पूरी की पूरी कंठे से उच्चारण मानी जाएगी, च वाली लाइन तालु से उच्चारण मानी जाएगी, ट वाली लाइन मूर्धा से मानी जाएगी, त वाली लाइन दंते से मानी जाएगी और प वाली लाइन ओष्ठ से मानी जाएगी। तो ये तो हो गया अपना वर्गीय व्यंजन, यानी 25 हो गए कंप्लीट। ठीक है, 33 थे, उसमें से 25 तो इनमें आ गए। अब बचते अपने 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ऊपर वाला छोड़ दीजिए और एक नीचे वाला छोड़ दीजिए, दोनों छोड़ दो, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। और इसके आगे हमने कहा था य र ल व, तो यहाँ पर लिख दीजिए ये, यहाँ पर र और यहाँ पर ल। ठीक है, ऐसे ही हमने ऊष्म में पढ़ा था श, फिर यहाँ दूसरा श और यहाँ तीसरा स। ठीक है, तो ये अपने बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कल सेट रखना है अपन को। यहाँ पे क च ट त प, फिर य र ल और फिर श श श। अब बच गए यहाँ पर एक तो वह बच गया और एक है बच गया, उसको हम आगे बताएंगे। इसके बाद हम स्वर की बात कर लें। तो स्वर आपने पढ़े 11 स्वर होते हैं, तो पहला जो कंठ है उसके अंदर आप ए और आ को रख दीजिए। किसको रख दीजिए, ए को और आ को। ठीक है, फिर दूसरा जो तालु होता है उसमें ए आगे बाद क्या आता है, ई आता है, तो अपन ने ई रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में मूर्धा में साहब ई के बाद में क्या आता है, री ऋषि का आता है, तो री ऋषि लिख दिया हमने यहाँ पर। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, तो दंत को हम छोड़ देंगे। ठीक है, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, ध्यान रखना। जो अगर मान लीजिए आपके सवाल आ जाता है और सवाल में आपके ऑप्शन में अगर दंत दे रखा है, ठीक है, तो दंत को आप पहले ही क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से देख लें, ए आ गया, ई आ गया, री आ गया। अब अपना एक ओष्ठ बचता है, तो उसके अंदर अपना ऊ और ऊ। ठीक है, ए आ गया, ई आ गया, री आ गया, इसको हमने छोड़ दिया, ऊ और ऊ बचता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पांचों के पांचों हो गए, लेकिन स्वर में अभी तक ए आई बच गया और ओ औ बच गया है। ठीक है, तो देखिए ए में अगर ई जोड़ते हैं जो गुण संधि होती है तो ए बनता है। ठीक है, ए में ई जोड़ते हैं गुण संधि के अंदर, ए और ई मिलकर के क्या बन जाते हैं, ए। तो देखो ए किस में है, कंठ में, और ई किस में है, तालु में। तो फिर छठा अपन लिख देंगे कंठ और तालु। कौन सा, कंठ और तालु साथ में। ठीक है, यहाँ इसमें कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर ए और आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेट हो गया। इसके बाद में अपन ने कहा कि ए और ऊ से ओ बनता है, ए और ऊ से क्या बनता है, ओ। तो देखिए ए तो कंठ में है और ओ किस में है, ओष्ठ में। तो कंठ और ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ मिलकर के क्या बन जाएंगे आपका, ओ और औ। ठीक है, अब देखिए अपना क्या बच गया था, एक तो वह बच गया था, क्योंकि यह र ल यहाँ लिख लिए थे, वह अपना बच गया था। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, दंत प्लस ओष्ठ। कौन सा, दंत ओष्ठ, जिसे बोलते हैं अपन दंतोष्ठ है। ठीक है, उसके अंदर अपना वह वकील का आता है और फ फल का आता है। ठीक है, यहाँ पर श हो गया, श हो गया, श हो गया, लेकिन है बच गया है। तो है क्या होता है को लोगों ने स्वर यंत्र से, जिसे बोलते हैं अलिजिव्य, क्या बोलते हैं, अलिजिव्य है। तो अलिजिव्य में है आता है। ठीक है, तो ये था अपना उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण। अब कहीं पर विद्वान नासिक की बात करते हैं कि नासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा, नासिक ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ हैं जो कि वर्ग का पंचम अक्षर होती हैं। कौन सा, पंचम अक्षर। जैसे क का बात करें तो ये हो जाएगा,
यम गणनम जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो लास्ट जो अक्षर होता है हर लाइन का, क का हो चाहे च का हो चाहे ट का हो चाहे त का हो चाहे प का हो, सारी की सारी नासिक के ध्वनियां मानी जाएंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। 5 उच्चारण स्थल माने गए मूलतः कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर औष्ठ, ठीक है। उसी आधार पर हमने वर्गीकरण किया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे के सारे वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ग हो जाएंगे यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर पहला छोड़ दिया, लास्ट वाला छोड़ दिया, और य र ल को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर श श श को लिख दिया। स्वर की बात कर ले अपन लोग तो ए और आ कंठे में आ जाएगा, ई और ई तालु में आ जाएगा, री मूर्धा में आ जाएगा। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है तो हमने क्रॉस लगा दिया यहाँ पर। फिर औष्ठ के अंदर प वर्ग तो आएगा ही आएगा, प वर्ग के साथ साथ ऊ और ऊ भी, बड़ा ऊ भी आ जाएगा। फिर हमने कहा कि साहब ए आई और ओ औ कहाँ गया, तो ए और ई के मिलने से ए बनता है, तो ए तो कंठ है और ई तालु में है तो हमने लिख दिया कंठ तालु, ए और आई बना दिया। फिर हमने कहा ओ और औ, तो ए और ऊ से ओ बनता है तो कंठ, और औष्ठ तो कंठ औष्ठ लिख दिया अपन ने, ओ और औ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्ण विचार की छोटी सी टेबल है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। कल फिर से दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।